जैसे जैसे कनाडा के रूल चेंज हो रहे हैं ना स्टडी परमिट के लिए, वैसे वैसे लोगों में एक क्योस का माहौल बना हुआ है। 2023 अगस्त से लेकर अब तक जितने भी चेंजेस आए हैं, खासतौर पे मैं स्टडी परमिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विजिटर वीजा में भी 10 साल का मल्टीपल वीजा 1 महीने में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके लिए तो हमने अलग आपको अवेयरनेस दी हुई है, एजुकेशन दी हुई है, नॉलेज दी हुई है। उस वीडियो में आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। आज हम स्टडी परमिट की बात करेंगे कि 2023 अगस्त से जब ये कहा गया कि आपको IELTS 6 ईच की जरूरत नहीं है, आप ओवरऑल 6 बैंड पे भी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनवरी 2024 में बहुत चेंज आई, कैपिंग की दिक्कत आ गई, स्पाउस वीजा में दिक्कत आ गई और डिग्री प्रोग्राम मैंडेटरी कर दिए गए कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। तो करते करते एक क्योस का माहौल बन गया कि अब क्या करें। अभी रिसेंट 2024 में लास्ट मंथ में ये कहा गया कि एसडीएस में अभी आपको फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉन एसडीएस में फाइल लगा सकते हैं। एसडीएस का मतलब होता है स्टूडेंट टैक्स स्कीम, जिसमें आपको 6 बैंड ई चाहिए होते थे पहले, और 1 साल की अपनी फी डिपॉजिट करानी होती थी, और मेडिकल मैंडेटरी था, और जीआईसी 20,635 आपको लगानी पड़ती थी। तो ये जो रूल थे वो चेंज करके इनको नॉन एसडीएस में कन्वर्ट कर दिया गया कि जो ये चारों कंडीशंस थी ये रिमूव कर देगी कि अब आपको कोई भी 1 साल की फी जो है वो डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है, मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है, आपको जीआईसी जो है वो देने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल 6 पे आप कम भी है आपके बैंड, तो भी आप फाइल लगा सकते हैं। तो ये कितना जायज है, कितना इसका सक्सेस रेट है, वीजा आएंगे नहीं आएंगे। तो एक जो ये माहौल ऐसा बन गया जहां पर कंफ्यूजन है, डायलेमा का केस बन गया कि अब क्या करें, कि कैसे वीजा अप्लाई करें, कि हम एसडीएस में जाएं, नॉन एस में जाएं, हमारे अब 6 बैंड ईच नहीं है, कि हमारे पास फी प्रॉपर नहीं है, 1 साल की फी नहीं है, तो कैसे करें। तो उन सभी के आपके जो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैं आपसे 5-7 मिनट बात करूंगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि नॉन एसडीएस में क्या होता है कि आपको जीआईसी लगाने की जरूरत नहीं होती। अब जब आप जीआईसी नहीं लगाते तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आपको 1 साल की तो जो फी है वो दिखानी पड़ती है कि हमारे पास 1 साल की जो फी सपोज 10-11 लाख या 12 लाख फीस है, तो वो दिखानी पड़ती है। अगले साल की फीस भी आपको दिखानी पड़ती है। तो 24-25 लाख हो गया आपको वहां पर अपने एक्सपेंसेस जो 1 साल में आपने वहां पर खर्चा करना है। मान लीजिए कि 70-80 हजार रुपए या 1 लाख रुपए महीने खर्चा वहां पर आता है, तो 12 लाख रुपए आपका खर्चा वहां पर खाने पीने रहने का, ट्रांसपोर्टेशन का, यूटिलिटीज बिल्स का ये बन जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 प्लस 10 प्लस 10 तो 30 लाख रुपया तो आपको ये शो करना होगा। अब यदि आप जॉब करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो नो डाउट कि आपको अपनी सेविंग्स दिखानी पड़ती हैं, आपको फॉर्म 16 दिखाना पड़ता है, या आपको पीएफ पीपीएफ जो भी आप जिस कैटेगरी में आती है वो दिखाना पड़ता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना जीएसटी का और बैलेंस सर्टिफिकेट्स, बैलेंस शीट्स हो गई, या आपको करंट अकाउंट हो गया, ये सारा शो करना पड़ता है। तो बहुत ही तामझाम बन जाता है, और वीजा अफसर के लिए रिफ्यूजल के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपकी फाइल को रिफ्यूज करने के लिए, यदि आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं कि अपनी फाइल को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, या आपको कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं मिलता जिसको पूरी नॉलेज है कि आपके खासतौर पे फाइनेंशियल्स को कैसे दिखाना है एम्बेसी को। जब आप फाइनेंशियल्स दिखाने में आप अनेबल हो जाते हैं, वहां पर दिखा नहीं पाते, तो फिर चांसेस जो रिफ्यूजल के हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक तो बात ये होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस या जीआईसी बचाने के लिए आपको बहुत बड़ा तामझाम करना पड़ता है। तो हमारी राय यही होती है कि आप 30 लाख का, अब आपको 30 लाख 1 साल पुराना आपको यदि फंड शो करना पड़ता है, आपके पास होगा तभी आप शो करेंगे ना। तो कोशिश ये करिए कि जो फी है, जो ट्यूशन फीस है, वो आप फुल जमा कराइए। तकरीबन तकरीबन 9-10 11 लाख डिपेंड करता है किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो इतनी फीस होती है, एवरेज 10 लाख रुपए लेके चलिए, और जीआईसी भी अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख के करीब है। तो आप जीआईसी जरूर जमा करवाइए, उससे आपकी कंफर्मेशन एम्बेसी ऑफिसर को ये लग जाती है कि इसका जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वापस आने का ये भी है, दूसरा वहां पर पढ़ने का भी है, कि वहां पर बच्चे जो स्टूडेंट है वहां पर जाके वो कॉलेज नहीं छोड़ेगा, या कनाडा के छोड़ के वो यूएसए नहीं भागेगा। तो कई ऐसे क्वेश्चंस एम्बेसी के मन में होते हैं जहां पर आपको रिफ्यूजल दे सकते हैं। बट जब आपने 1 ईयर की ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवा दी, आपने अपना मेडिकल प्रॉपर करवा लिया, और उसके बाद आपने जीएसटी करवा दी, तो फिर चांसेस जो है वो मुझे नहीं लगता कि आपके रिफ्यूजल के बन पाएंगे। हाँ, ओवरऑल 6 है, देखिए ओवरऑल 6 हो, चाहे आपके एक मॉड्यूल में 5 बैंड भी है। अब एक मॉड्यूल में आपके 5 है तो नो डाउट किसी मॉड्यूल में 6.5 भी होंगे, 7 भी होंगे, ओवरऑल 6 बैंड है। तो एम्बेसी ऑफिसरों को ये बहुत मुश्किल हो जाती है कि आपका जो वीजा है वो किस बेस पे वो रिफ्यूज करेगा। चाहे एसडीएस की हम बात नहीं कर रहे, नॉन एसडीएस की बात कर रहे हैं। नॉन एसडीएस पे भी हमारी प्रैक्टिस यही रहती है कि आप 1 साल की ट्यूशन फीस जीआईसी
मेडिकल और अपना जो आइल्स में आपके 6 ओवरऑल है, ये आप जब एम्बेसी को दिखाते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग वीज़ा वुड बी एट हाई स्टेज। यदि नहीं दिखाते तो फिर आपको मालूम ही है कि आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर अपनी ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, आपके जो फॉर्म 16 है, बैंकिंग 1 साल की, फिर आपके आप सपोज बिजनेसमैन है तो फिर आपको करंट अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट्स होगी, बहुत कुछ, बहुत फाइनेंशियल कंडीशंस दिखाने पड़ते हैं। आपको इवन अपनी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन भी देना पड़ता है, सीए रिपोर्ट भी लगानी पड़ती है। तो इतनी बड़ी फाइल हो जाती है और फिर भी वीज़ा के चांसेस में बहुत ज़्यादा नहीं रहते, क्योंकि आमतौर पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आज सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, उसमें यही कहा जाता है कि आप 50-60 हज़ार रुपये देके आप फीस डिपॉजिट कराइए, $1000 जमा करा लीजिए, उसके बाद वीज़ा लगने के बाद आप सारा ये जो पैसा है वो जमा करा सकते हैं। तो आप मान सकते हैं कि कहाँ पर हम कह रहे हैं कि आप वही सेम पैटर्न पे रहिए। यदि आप कनाडा में सीरियस है स्टडी करने के लिए, तो आप नॉन एसडीएस एसडीएस को दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने दिमाग में एसडीएस रखिए, चाहे कनाडा की गवर्नमेंट ने नॉन एसडीएस रखा हुआ है, बट आप एसडीएस के थ्रू ही अपनी फाइल लगाइए, तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की कोर्सेज को अवॉइड करिए। आप कोशिश करिए कि आपके हाथ में कुछ स्किल है तो उसके बेसिस पे आप जो प्रोग्राम लीजिए। मेडिकल में आते हैं तो कोई फिटनेस का प्रोग्राम, कोई हेल्थ का, कोई नर्सिंग का, ऐसे प्रोग्राम लीजिए ताकि आपको वहाँ पर वर्क परमिट मिले और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क मिले और पीआर के चांसेस हैं वो भी आपके बढ़ जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो उनको दिक्कत आती है वो ये थी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की या मैनेजमेंट कोर्स ले लो, वो चाहे आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, सभी को ये कोर्सेज देते हैं। जबकि मैंने इसके लिए अलग एक वीडियो बनाई हुई है, आप लास्ट 1 मंथ में जाके पीछे आप देखेंगे, 4-5 वीडियोस देखेंगे आप 4-5 हफ्ते पहले, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगी कौन-कौन से आप स्ट्रीम में जैसे आपके पास आर्ट्स है तो कौन से आप प्रोग्राम ले सकते हैं, कॉमर्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, तो कौन-कौन से आप प्रोग्राम ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एलुमनी चेक करें कि जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं उस कॉलेज की एलुमनी का मतलब होता है कि वहाँ के कितने ग्रेजुएट जो हुए हैं जिनको जॉब मिली है। यदि उस कॉलेज में कोशिश करिए कि पब्लिक फंडेड कॉलेज में जाइए। हमारे यहाँ पर जो हम जितने भी केस लगाए हैं पिछले 1.5-2 महीने में, हमारा 24 आवर में ऑफर लेटर आया। कैन यू इमेजिन? पब्लिक फंडेड कॉलेज की बात करो, हमने किसी को फोन नहीं किया, किसी कॉलेज वाले को फोन नहीं किया कि आप हमें जल्दी ऑफर लेटर दो। जब हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी तो नेक्स्ट 24 आवर में हमें ऑफर लेटर आ गया। जब हम ट्यूशन फी भरते हैं तो आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर जो पाल कहते हैं वो आ जाता है, उसके बाद आप अपनी जो फाइलिंग है बड़ी इजीली कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपको समझ लेनी चाहिए कि एसडीएस के अंडर ही आप अपनी फाइल लगाइए, चाहे नॉन एसडीएस आ गया। देखिए जो माहौल बना हुआ है इस टाइम वीज़ाज़ की कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि कैपिंग लगी हुई है, उनको बाद में इतने वीज़ा देने ही देने हैं। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट का एक्सप्रेशन इंटरेस्ट है कि एसओपी में स्टेटमेंट पर्पस में लिखा जाता है कि मैं कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से प्रोग्राम में जा रहा हूँ और मेरा आगे फ्यूचर क्या है और मैं वापस अपनी कंट्री में आके क्या करूंगा। तो यदि आप अपनी माइंड क्लैरिटी रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई वीज़ा के नेगेटिव चांसेस हो जाते हैं। मैं इसके एडिशन में और भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने सिंगापुर के भी जो विजिटर वीज़ा लगाए हैं वो 20 आवर्स में आ गए। हमने मान लीजिए कि शाम को 5 बजे फाइल पंच की है तो नेक्स्ट डे अप्रॉक्सीमेटली 1:30-2 बजे हमें रिजल्ट आ गया कि वीजा लग गया। ऐसे दुबई में भी ऐसा ही हो रहा है, दुबई के विजिटर वीजा में। सो ये जो माहौल बना हुआ कि कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में वीजास की दिक्कत आ रही है, वीजास की कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफाइल बेस्ड वीजा होते हैं। आपका जो कंसल्टेंट है उसको नॉलेज चाहिए कि कौन सी कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा प्रोग्राम दें। विजिटर वीजा में जाने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो वीजास की कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। माई वीज़ा आपके लिए हमेशा आपकी सर्विस के लिए है और हम एवरी फ्राइडे आपके साथ 5 o'clock ऐसे ही आपको अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं। जितनी भी हमारे में एक हफ्ते में जो नॉलेज होती है, जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताते हैं ताकि आपका जो माइंड है वो क्लियर है। सो ये मैंने जो आपको बातें की हैं बेसिकली कनाडा के बारे में, ये आप समझिए, ध्यान से सुनिए इस वीडियोज़ को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। और नेक्स्ट फ्राइडे इवनिंग 5 o'clock में दोबारा फिर आपके सामने हाजिर होगा। मुझे दीजिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।